हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 11th की आरोह के काव्यखंड के चैप्टर 4 बे आँखें, जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। अब पहले हम इसके सभी प्रसंगों को देखते हैं, उनकी व्याख्या को समझते हैं, उसके बाद इस पूरे चैप्टर के सार को समझते हैं। पहला जो प्रसंग शुरू होता है, अंधकार की गुहा श्रीखी से लेकर सुदृश भय खिसका। अब इसकी जो व्याख्या है, यहाँ पर कवि पंत जी कहते हैं कि किसान की आंखों को देखकर डर लगता है, क्योंकि उसकी आंखों में केवल निराशा ही निराशा दिखाई देती है। उसकी आंखें अत्यधिक दीनता व दुख का भाव भरा हुआ है। उसकी आंखें उसके दिल की व्यथा सुना रखकर क्रंदन कर रही हैं, अर्थात रो रही हैं। उसकी आंखों में सूनापन, रोदन, दैन भाव देखकर कवि का मन व्यथित हो रहा है। जब किसान स्वाधीन था, अपनी खेती करता था, उन्हीं खेतों को लहराते देखकर मन में प्रसन्नता होती थी। आज सारा संसार उसके प्रति अपेक्षित हो रहा है। उसी बीच में रास्ते में छोड़कर आज की शासन व्यवस्था आराम कर रही है, अर्थात किसान के बारे में स्वाधीन भारत की सरकार कुछ निर्णय नहीं ले रही है। अब इसका जो पूरा भावार्थ है वह है कि किसान की मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। अब हम इसके दूसरे प्रसंग को देखते हैं, जो शुरू होता है लहराती व खेत दुंगों में से लेकर जवानी में ही मारा। कवि पंत कहते हैं कि एक समय था जब किसान खेतों में फसल उगाता था। उसके खेत अनाज के पौधे से लहलहाते थे। उसे उस लहलहाते खेतों को देखकर बहुत प्रसन्नता होती थी, परंतु आज उसके खेत जमींदारों के हथिया लिए हैं। आज वह उस कगार पर खड़ा है जहां उसके जीवन बिल्कुल वीरान व नीरस हो चुका है। उसके जीवन में कोई खुशी शेष नहीं है। किसान का एक पुत्र था जो जमींदारों का विरोध करते हुए उन्हीं के करिंदों द्वारा मारा गया। अब उसके जीवन की सभी आशाएं समाप्त हो गई हैं। इसका जो पूरा भावार्थ है वह है कि किसान के व्यथित जीवन की चर्चा की गई है। जमींदारों का शोषण दिखाया गया है कि प्रगतिवादी युग में किस प्रकार किसानों का शोषण किया जाता था। अब हम यहाँ पर तीसरे प्रसंग की व्याख्या को समझते हैं। तीसरा प्रसंग बिका हुआ घर द्वार से लेकर सुख की खेती तक है। इसकी व्याख्या है जो वह है कि लगान चुकाते समय किसान इतना कर्जदार हो गया है कि उसका घर जो गिरवी रखा था वह भी बिक गया। महाजन का ब्याज चुकाने में सब कुछ समाप्त हो गया। घर की एक एक पाई बिक गई। यहाँ तक कि बैलों की जोड़ी उसके पास थी वह भी नीलाम हो गई, क्योंकि वह कर्जे में डूब चुका था। उसकी आंखों में बार बार वही बैलों की जोड़ी घूम रही है जिससे वह खेतों में जाकर हल जोतता था। उसकी गाय, जिसका नाम उजरी, अपने नज़दीकी किसी को नहीं आने देती ताकि उसको कोई दुहने ही ना आए, माने दूध ना निकाल ले उसका कोई। किसान कोई सुख के दिन बीत चुके हैं, अब तो केवल सूनापन ही शेष है। उसके जीवन में चारों तरफ नीरसता ही नीरसता है। अब तो उसका जीवन वीरान हो गया है। अब इसका जो चौथा प्रसंग है वह शुरू होता है बिना दवा दर्पण की घरनी से लेकर डूबे हुए कुएं में एक दिन। अब इसकी हम व्याख्या को समझते हैं, जो है कि किसान के पास घर खर्च के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। उसकी पत्नी बीमार हो गई है, परंतु दवा लाने के लिए पैसे नहीं थे। समय पर दवाई ना मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। किसान अपनी पत्नी के दुख से अत्यंत दुखी है। उसकी एक छोटी सी बच्ची थी जो माँ के दूध पर आश्रित थी। माँ की मृत्यु के बाद उस बच्ची की देखरेख नहीं हो पाई। 2-3 दिन के बाद बेटी भी मर चुकी। किसान की पत्नी व बेटी तो मर गई है, पुत्र वधू घर में है। यद्यपि उसे घर की लक्ष्मी कहा जाता है, परंतु वह भी विधवा हो चुकी है और उस घर पर कलंक लग चुका है कि तेरे ही कारण तेरे पति की मृत्यु हुई है। वह इस अपमान को सहन न कर पाई और एक दिन कुएं में डूबकर मर गई। इस प्रकार किसान का पारंपरिक जीवन पूरा समाप्त हो गया। घोर कष्टों मुसीबतों को सहन करने के लिए बाध्य हो गया। अब हम इसके 5वें प्रसंग को देखते हैं, जो शुरू होता है खैर पैर की जूती जोरू से लेकर सुदृश बन जाती है तक। इसकी जो व्याख्या है वह है कि यद्यपि स्त्री एक पैर की जूती के समान है, जिस प्रकार जूती टूट जाने
पर बदली जा सकती है, ठीक उसी प्रकार स्त्री ठीक ना होने पर दूसरी लाई जा सकती है, या फिर एक स्त्री मर जाने पर दूसरी स्त्री ला सकते हैं। परंतु किसान अपने जवान बेटे की मृत्यु के बारे में सोचकर दुखी होता है। कुछ दिन किसान के अच्छे बीते थे, जब तक भरा पूरा परिवार था। उसके खेतों में फसल होती थी, उसके पास अपना घर था, अपनी बैलों की जोड़ी थी। जब उस दिनों को याद करता है वह, उसकी आंखों में प्रसन्नता से भर जाती हैं। परंतु उसी क्षण वह निराश हो जाता है, उसका मन दुखी हो जाता है, क्योंकि अब वह आज की स्थिति से बहुत ही दुखी है। इस चैप्टर के प्रसंगों के सार को समझने के बाद हम पूरे पाठ के सार को समझते हैं। जो चैप्टर है वे आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया है, मतलब उनके लिए कोई निर्णय नहीं लिया है ठीक सा। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारंपरिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है, यानी उसकी सच्चाई को दिखाती है। किसान की आंखों में इतनी करुणा व दीनता भरी हुई है, आंखों में हमेशा अंधकार ही है, अर्थात किसान की आंखों में हमेशा निराशा ही निराशा रहती है। भले ही भारत स्वतंत्र हो गया है, परंतु स्वतंत्र भारत ने किसान को उसी कगार पर रखा है जहां वह पहले था। एक समय था जब वह हरे भरे खेत देखकर प्रसन्न होता था, परंतु आज वे खेत जमींदारों के हो गए हैं। उसके जीवन की हंसी मानो छिन गई हो। किसान के परिवारों की दशा भी दयनीय हो चुकी है। एक किसान का एक पुत्र था, वह भी जवानी में जमींदारों के करिंदों द्वारा मारा गया। उसका घर भी बिक गया। महाजन ने उस किसान का सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि बैलों की जोड़ी भी नीलाम हो गई। उसका बाल बाल कर्जे में डूब गया। उसके पास एक उजरी गाय थी, वह अपने पास अपना दूध निकलवाने हेतु अन्य किसी को आने नहीं देती थी। किसान की पत्नी दवाई न मिलने के कारण असमय स्वर्ग सुधार गई, उसकी अकाल मृत्यु हो गई और छोटी सी बेटी भी माँ की मृत्यु के पश्चात इस संसार से चली गई। किसान की पुत्रवधू जो कि घर की लक्ष्मी कहलाती थी, परंतु अपने पति के वियोग में कुएं में डूबकर मर गई। कवि पंत कहते हैं कि औरत तो एक के जाने के बाद दूसरी मिल सकती है, अर्थात किसान ने पत्नी व पुत्रवधू सदमा सहन कर लिए, परंतु उसे पुत्र की याद हमेशा सताती रही। वह किसान कभी तो अपने भरे पूरे परिवार व हरे हरे खेतों को याद करके प्रसन्नता होती है उसको, कभी अपने परिवार की याद को ताज़ा कर अत्यंत दुखी हो जाता है। इस प्रकार पंत जी ने किसान के जीवन का अत्यंत मार्मिक व सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको यहाँ पर इस चैप्टर के प्रसंग और सार अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें, मैंने क्या गलती की है इस चीज़ को भी कमेंट पर डाउट करें। थैंक यू सो मच। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।